बिक रहा है शांति निकेतन। सीजन 2 में वीरानी परिवार सड़क पर। मुंबई के पॉश इलाके में खड़ा वो आलीशान शांति निकेतन, जिसे कभी वीरानी परिवार की शान और संस्कारों का मंदिर माना जाता था, आज खामोश है, बिल्कुल एक वीरान खंडहर की तरह। जिस गेट पर कभी बा यानी अंबा वीरानी का नाम सुनहरे अक्षरों में चमकता था, आज वहां एक सरकारी नोटिस चिपका हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सील किया गया। धूल की एक मोटी परत ने उन सुनहरी यादों को ढक लिया है। ये वही घर है जिसने कई पीढ़ियों को जवान होते देखा, रिश्तों को बनते और बिगड़ते देखा। लेकिन आज मायरा टेली एक्सप्रेस पर मैं सायरा आपको बताने जा रही हूँ वो कहानी जो किसी ने नहीं सोची थी। वीरानी एम्पायर, जो कभी शेयर मार्केट का बेताज बादशाह था, आज दिवालिया घोषित हो चुका है और अगले 24 घंटों में इस घर की यानी शांति निकेतन की नीलामी होने वाली है। हवाओं में अजीब सी उदासी है, मानो घर की दीवारें भी रो रही हों, क्योंकि इस घर की नींव सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि बा के आशीर्वाद और तुलसी के त्याग से बनी थी। घर के अंदर का नज़ारा दिल दहला देने वाला है। वो बड़ा सा हॉल जहाँ कभी नवरात्रि के गरबे होते थे और हर त्योहार पर पूरा वीरानी कुनबा इकट्ठा होता था, आज वहाँ सन्नाटा पसरा है। वीरानी इंडस्ट्रीज के डूबने की शुरुआत आज से ठीक 5 साल पहले हुई थी, जब घर के अंदरूनी झगड़ों ने बिजनेस को खोखला कर दिया। गौतम और करण के जाने के बाद अगली पीढ़ी यानी एकलव्य, लक्ष्य और मंथन के बीच जो पावर वॉश शुरू हुआ, उसने आज परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। वीरानी परिवार पर हजारों करोड़ का कर्ज है और बैंक वालों ने साफ कह दिया है कि अगर कल सुबह 11 बजे तक 500 करोड़ रुपए जमा नहीं हुए तो हथौड़ा चलेगा और शांति निकेतन हमेशा के लिए किसी और का हो जाएगा। इस वक्त घर के आंगन में तुलसी खड़ी है, उम्र के इस पड़ाव पर जब उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके हैं और चेहरे पर झुर्रियां हैं। उसकी आंखों का तेज आज भी वही है जो कभी मिहिर वीरानी की पत्नी होने के नाते हुआ करता था। तुलसी उस पवित्र तुलसी के पौधे के सामने दिया जलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेज हवाएं बार बार उस दिए को बुझा रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे हालात वीरानी परिवार की उम्मीदों को बुझाने पर तुले हैं। मिहिर वीरानी, जो कभी घर की ढाल हुआ करते थे, आज व्हीलचेयर पर हैं। लकवे के एक अटैक ने उन्हें लाचार बना दिया है, लेकिन उनकी लाचारी शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा है। वो अपनी आंखों के सामने अपने पिता मनसुख और मां अंबा की विरासत को नीलाम होते देखने के लिए मजबूर हैं। घर के बाकी सदस्य जैसे कि दामिनी और गंगा अपने अपने कमरों में अपना सामान बांध रहे हैं। उनके चेहरों पर वो डर साफ देखा जा सकता है जो एक अमीर खानदान के अचानक गरीब हो जाने पर आता है। सवाल ये नहीं है कि वीरानी परिवार कहाँ जाएगा, सवाल ये है कि क्या तुलसी अपनी सास को दिया वो वचन तोड़ देगी कि शांति निकेतन को कभी बिखरने नहीं देगी। मजे की बात यह है कि जिन रिश्तेदारों और बिजनेस पार्टनर्स को वीरानी परिवार ने बनाया था, आज वही गिद्ध की तरह इस घर के बिकने का इंतजार कर रहे हैं। खबर यह भी है कि इस घर को खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि वीरानी परिवार का कोई पुराना दुश्मन है, जो पर्दे के पीछे रहकर खेल खेल रहा है। इसी भारी तनाव के बीच कैमरा घर के बाहर की सड़क पर शिफ्ट होता है, जहां एक काले रंग की चमचमाती लग्जरी कार एक महंगी मर्सिडीज शांति निकेतन के गेट के ठीक सामने आकर रुकती है। कीचड़ और बारिश के बीच उस गाड़ी का वहां आना किसी तूफान का संकेत है। गाड़ी का नंबर प्लेट विदेशी है, जिससे साफ पता चलता है कि आने वाला कोई साधारण शख्स नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स, जो अब गिने चुने ही बचे हैं, उस गाड़ी को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। मायरा टेली एक्सप्रेस के दर्शकों, ये पल शो के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुलता है और पहले एक हील वाली सैंडल जमीन पर पड़ती है। फिर बाहर निकलती है एक युवा लड़की, जिसकी उम्र बमुश्किल 24-25 साल होगी। उसने एक मॉडर्न बिजनेस सूट पहना है, आंखों पर काला चश्मा है, लेकिन उसके चलने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसा कभी तुलसी का हुआ करता था। वही आत्मविश्वास, वही ठसका। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वीरानी खानदान की वो वारिस है जिसे परिवार ने सालों पहले भुला दिया था। ये कृष्णा तुलसी की बेटी है, जिसे हम फिलहाल अनाया के नाम से जानेंगे। अनाया ने विदेश में अपनी खुद की टेक कंपनी खड़ी की है और आज वो यहाँ एक मकसद से आई है। अनाया गेट पर लगे उस नीलामी के नोटिस को देखती है और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ जाती है। वो जानती है कि अंदर बैठे लोग यानी उसके अपने नाना नानी इस वक्त किस दौर से गुजर रहे हैं। उसने अपना चश्मा उतारा और उसकी आंखों में एक अजीब सी आग दिखाई दी। क्या ये आग बदले की है या फिर परिवार को बचाने की? ये सस्पेंस गहराता जा रहा है। जैसे ही अनाया ने शांति निकेतन की दहलीज पर कदम रखा, ठीक उसी वक्त तुलसी के हाथ से दिया छूटने वाला था, लेकिन उसने संभाल लिया।
तुलसी को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अपना, उसके जिगर का टुकड़ा घर वापस आ गया है। खून के रिश्ते की ये पुकार तुलसी को बेचैन कर देती है। अनाया सीधे हॉल में दाखिल होती है, जहां उसकी हील्स की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजती है। सब लोग, दामिनी, गंगा, गौतम, साहिल, हैरानी से सीढ़ियों और कमरों से बाहर निकलकर इस अजनबी लड़की को देखने लगते हैं। किसी ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि वो सालों पहले, जब वो बहुत छोटी थी, एक हादसे के बाद परिवार से दूर हो गई थी। अनाया सीधे मेहर विरानी की व्हीलचेयर के पास जाती है। मेहर उसे धुंधली आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। हॉल में मौजूद बैंक के अधिकारी, जो घर खाली करवाने का अल्टीमेटम देने आए थे, इस नई लड़की को देखकर रुक जाते हैं। अनाया अपनी जेब से एक चेकबुक निकालती है और बैंक मैनेजर के सामने टेबल पर पटक देती है। उसकी आवाज में वही कड़कपन है जो कभी करण विरानी में हुआ करता था। वो कहती है, कितना कर्ज है विरानी इंडस्ट्रीज पर, 500 करोड़ या ब्याज लगाकर 600 करोड़? पूरा परिवार सन्न रह जाता है। दामिनी, जो हमेशा से घर की पॉलिटिक्स का हिस्सा थी, आगे बढ़कर पूछती है, तुम हो कौन और हमारे मामले में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन अनाया उसे अनदेखा करते हुए सीधे तुलसी की तरफ देखती है, जो अब पूजा घर से बाहर आ चुकी है। तुलसी और अनाया की नजरें मिलती हैं। दो पीढ़ियां आमने सामने हैं, एक जिसने घर बनाया और दूसरी जो शायद उसे बचाने आई है या शायद खरीदने। माहौल एकदम गर्म हो चुका है। बैंक मैनेजर हकलाते हुए कहता है कि अमाउंट बहुत बड़ा है, चेक क्लियर होने में वक्त लगेगा। अनाया एक फ़ोन घुमाती है और स्पीकर पर डाल देती है। दूसरी तरफ से बैंक के हेड ऑफिस से आवाज़ आती है कि विरानी ग्रुप का सारा कर्ज एक ग्लोबल इन्वेस्टर ने चुका दिया है, और वो इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि यही लड़की है जो सामने खड़ी है। यानी आप शांति निकेतन बैंक का नहीं बल्कि इस लड़की का है। ये सुनकर मिहिर विरानी के चेहरे पर राहत की जगह खौफ आ जाता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये अनजान लड़की इतना बड़ा एहसान क्यों कर रही है। तभी अनाया एक बड़ा धमाका करती है। वो पूरे परिवार की तरफ मुड़ती है और ऐलान करती है कि उसने ये घर खैरात में नहीं बचाया है, उसने ये घर खरीदा है। अब से शांति निकेतन उसका है और इस घर में रहने के लिए विरानी परिवार को उसके नियम मानने पड़ेंगे। ये सुनकर तुलसी का गुस्सा, जो सालों से शांत था, अचानक भड़क उठता है। उसे अपनी ही किसी परछाई का ये घमंडी रूप बर्दाश्त नहीं होता। तुलसी कांपती आवाज में पूछती है, बेटी तुम हो कौन और हमारे घर पर हक जताने वाली तुम होती कौन हो? और तब उस बड़े हॉल में बिजली कड़कने जैसी खामोशी छा जाती है। अनाया धीरे से तुलसी के करीब जाती है, उसकी आंखों में आंखें डालती है और कहती है, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ मिसेस विरानी, मैं उसी कृष्णा तुलसी की बेटी हूँ जिसे इस घर और इन रिवाजों ने घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दिया था। मैं अपनी माँ का हिसाब लेने आई हूँ। ये खुलासा एक परमाणु बम की तरह शांति निकेतन पर गिरता है। कृष्णा तुलसी, जिसे परिवार ने एक तरह से खो दिया था और जिसकी मौत या गायब होने का रहस्य आज भी एक राज था, उसकी बेटी का लौटना सबके पुराने पापों को उखाड़ फेंकने वाला है। तुलसी को गहरा सदमा लगता है। उसे अपनी लाडली केटी की याद आती है, लेकिन साथ ही उसे इस लड़की की आंखों में नफरत भी दिखाई दे रही है। ये नफरत सिर्फ विरानी परिवार के लिए नहीं बल्कि उन झूठे उसूलों के लिए है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की। अनाया साफ कर देती है कि अब इस घर में सास का राज नहीं चलेगा, अब पोती का राज चलेगा। हॉल में पसरा हुआ वो सन्नाटा अब किसी चीख से भी ज्यादा भारी लगने लगा है। अनाया के मुंह से कृष्णा तुलसी का नाम सुनते ही तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। मायरा टेली एक्सप्रेस के दर्शकों, ये वो नाम है जिसे इस घर ने एक गहरे राज की तरह दफन कर दिया था। तुलसी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। वो कांपते हाथों से अनाया के चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ती है। उसके लिए ये उसकी प्यारी केटी की वापसी जैसा है, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। तुलसी का ममता से भरा हाथ जैसे ही अनाया की तरफ बढ़ता है, अनाया एक कदम पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में अपने लिए कोई प्यार या सम्मान न देखकर तुलसी का कलेजा मुंह को आ जाता है। अनाया की नफरत साफ बता रही है कि वो यहाँ रिश्ते जोड़ने नहीं बल्कि उन्हें तोड़ने आई है। वो अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का हिसाब मांग रही है, और उसकी अदालत में सबसे पहली मुजरिम खुद तुलसी विरानी खड़ी है। दामिनी, जो हमेशा से इस घर की सबसे चालाक सदस्या रही है, इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि ये कोई फ्रॉड है या प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश। वो चिल्लाकर कहती है कि कृष्णा तुलसी की तो बरसों पहले मौत हो चुकी थी, उसका कोई वारिस कैसे हो सकता है। गौतम और साहिल भी दामिनी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि कल तक जिस घर के वे मालिक थे, आज उस पर एक 20-25 साल की लड़की अपना हक जता रही है।
लेकिन अनाया के पास इन सवालों का जवाब शब्दों में नहीं बल्कि उन कागजों में है जो उसने अपने वकील के हाथ से लेकर टेबल पर फेंके हैं। वो डीएनए रिपोर्ट्स और बर्थ सर्टिफिकेट्स सब कुछ साबित करते हैं। अनाया वीरानी परिवार की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि उसकी मां मरी नहीं थी, उन्हें मारा गया था। शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से, इस घर के रीति रिवाजों और झूठी शान के बोझ तले दबाकर। ये इल्जाम सुनते ही मिहिर वीरानी जो व्हीलचेयर पर बेबस बैठे हैं, उनकी आंखों में एक अजीब सा पछतावा दिखाई देता है, मानो वे जानते हों कि अनाया सच बोल रही है। माहौल तब और तनावपूर्ण हो जाता है जब अनाया घर के नौकरों को आदेश देती है कि गौतम और दामिनी का सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया जाए। ये सुनकर गौतम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो वीरानी खानदान का बड़ा बेटा है, भले ही दत्तक, और उसे अपने ही घर में मेहमान की तरह रहने का हुक्म दिया जा रहा है। गौतम अनाया की तरफ लपकता है, लेकिन अनाया के पर्सनल बॉडीगार्ड्स जो अब तक बाहर खड़े थे अंदर आ जाते हैं। अनाया बेहद शांत स्वर में लेकिन चट्टान जैसी मजबूती के साथ कहती है कि ये घर अब शांति निकेतन नहीं बल्कि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर किसी को उसकी शर्तों पर यहाँ रहना मंजूर नहीं है तो वो अभी इसी वक्त बाहर जा सकता है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और वीरानी परिवार के पास सर छुपाने की कोई और जगह नहीं है। उनकी सारी संपत्ति, बैंक अकाउंट्स और जेवर पहले ही बैंक सील कर चुका है। आज वीरानी परिवार अपनी ही बनाई हुई उस दीवार से टकरा रहा है जहां पैसा और पावर ही सब कुछ है, और इस वक्त पावर अनाया के हाथ में है। तुलसी, जो अब तक चुप थी, आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ती है। वो प्रॉपर्टी या घर की बात नहीं करती, वो रिश्तों की दुहाई देती है। वो अनाया से कहती है कि घर उसका है, वो जो चाहे करे, लेकिन वो अपनी माँ की परवरिश और संस्कारों को ना भूले। तुलसी उसे याद दिलाती है कि कृष्णा तुलसी कितनी कोमल और सुलझी हुई थी, लेकिन अनाया तुलसी की इस बात को बीच में ही काट देती है। वो कड़वाहट के साथ हंसती है और कहती है कि उसकी माँ की कोमलता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसका फायदा इस परिवार ने उठाया। अनाया ऐलान करती है कि अब इस घर में बाँ या तुलसी के नियम नहीं चलेंगे। सुबह की आरती से लेकर रात के खाने तक सब कुछ अनाया की मर्जी से होगा। वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट सबके सामने रखती है। ये सांसों का सौदा है। वीरानी परिवार को इस छत के नीचे रहने के बदले अपनी आज़ादी गिरवी रखनी होगी। उन्हें वही करना होगा जो अनाया कहेगी। ये बदला लेने का उसका अपना तरीका है। उन्हें उसी घर में कैदी बनाकर रखना जहां कभी उन्होंने उसकी माँ को घुटने पर मजबूर किया था। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अनाया घर की चाबियों का गुच्छा मांगती है। वो चाबियां जो वीरानी खानदान की सत्ता का प्रतीक हैं और हमेशा घर की सबसे बड़ी बहू यानी तुलसी के कमरबंद में रहता था। तुलसी एक पल के लिए हिचकिचाती है। ये चाबियां सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं हैं, ये 40 साल की तपस्या और अधिकार का सबूत है। पूरा परिवार सांस रोक कर देख रहा है। क्या तुलसी अपनी सत्ता सौंप देगी? मिहिर तुलसी की तरफ देखते हैं और अपनी आंखों से इशारा करते हैं कि वक्त का तकाजा यही है। भारी मन और कांपते हाथों से तुलसी वो गुच्छा अपनी साड़ी से निकालती है। जैसे ही वो गुच्छा अनाया की हथेली पर रखती है, ऐसा लगता है जैसे एक युग का अंत हो गया हो, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी का इतिहास बदल रहा है। अनाया उन चाबियों को अपनी मुट्ठी में भींच लेती है, जैसे उसने वीरानी परिवार की किस्मत को भींच लिया हो। अनाया वहां से मुड़ती है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। वो किसी और कमरे में नहीं बल्कि सीधे उस कमरे की तरफ जा रही है जो इस घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, बा का कमरा, जिसे बाद में तुलसी ने संभाला था। ये देखकर गंगा और दामिनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। उस कमरे में वीरानी खानदान के सारे राज, पुरानी तिजोरियां और वो फाइलें हैं जो अगर खुल गईं तो कई लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। अनाया सीढ़ियों के बीच में रुकती है, नीचे खड़े डरे हुए परिवार को देखती है और कहती है, आज रात आराम कर लो, क्योंकि कल सुबह से शांति निकेतन का असली ड्रामा शुरू होगा। कल मैं आप सबको बताऊंगी कि मेरी माँ के साथ असल में क्या हुआ था और उस गुनाह में आप में से कौन कौन शामिल था। उसकी ये धमकी हवा में लटक जाती है। अनाया ऊपर चली जाती है और जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। नीचे हॉल में खड़ा वीरानी परिवार एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने लगता है। हर किसी के दिल में चोर है। क्या दामिनी ने कुछ किया था? क्या मीरा अगर वो शो में वापस आती है उसका कोई हाथ था? या फिर खुद मिहिर का कोई फैसला कृष्णा तुलसी की बर्बादी का कारण बना था? मायरा टेली एक्सप्रेस पर मैं आपको बता दूं कि ये रात वीरानी परिवार के लिए क़यामत की रात होने वाली है। बिजली कड़क रही है और घर के अंदर के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। तुलसी अब घर की मालकिन नहीं बल्कि एक आश्रित है। एक अनजान पोती जिसके दिल में प्रतिशोध की आग है, अब सबकी किस्मत की फैसला करेगी। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है।
जैसे ही अनाया कमरे में पहुंचती है, वो अपना फोन निकालती है और किसी को मैसेज करती है। काम हो गया, वीरानी परिवार मेरे जाल में फंस चुका है। वो शख्स कौन है जिसे अनाया रिपोर्ट कर रही है? क्या अनाया अकेली है या उसके पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड है जो पुराने दुश्मन मंदिरा या अंश का कोई वारिस हो सकता है? ये खेल जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। रात का वो भयानक तूफान तो थम गया, लेकिन शांति निकेतन की दीवारों के अंदर जो तूफान उठा था वो सुबह होते होते और भी विकराल रूप ले चुका है। मेरे टेली एक्सप्रेस के दर्शकों, वीरानी परिवार के लिए ये सुबह वैसी नहीं थी जैसी पिछले 50 सालों से होती आ रही थी। आमतौर पर इस घर की सुबह तुलसी की आरती और मंदिर की घंटियों की आवाज़ से होती थी, जिससे पूरा घर पवित्र हो जाता था। लेकिन आज सूरज उगने के बाद भी घर में अजीब सा सन्नाटा था। तुलसी अपनी आदत के मुताबिक सुबह 5 बजे उठी, स्नान किया और पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर बढ़ी। उसके कदम भारी थे। कल रात के अपमान और अनाया की कड़वे शब्दों ने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया था, लेकिन उसका विश्वास अब भी ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण पर अटका हुआ था। जैसे ही तुलसी ने मंदिर का दिया जलाने के लिए माचिस जलाई, पीछे से एक सख्त आवाज़ आई, रुक जाइए। ये आवाज़ अनाया की थी। तुलसी ने मुड़कर देखा। अनाया अपनी नाइट ड्रेस में नहीं बल्कि जिम के कपड़ों में खड़ी थी, कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था। अनाया ने रूखेपन से कहा कि अब से इस घर में सुबह की आरती नहीं होगी, क्योंकि घंटियों की आवाज़ से उसकी नींद और उसके मॉर्निंग मेडिटेशन में खलल पड़ता है। ये सुनकर तुलसी के हाथ से माचिस की तीली गिर गई। जिस घर की पहचान ही संस्कारों और पूजा पाठ से थी, वहाँ भगवान को याद करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। तुलसी ने विरोध करने की कोशिश की। उसने कहा कि ये परंपरा है, लेकिन अनाया ने साफ कर दिया कि ये अब वीरानी निवास नहीं, उसका घर है और यहाँ परंपरा नहीं, प्राइवेसी मायने रखती है। इसके बाद जो हुआ उसने वीरानी परिवार के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। नाश्ते की मेज़ यानी डाइनिंग टेबल, जो इस शो का सबसे आइकॉनिक हिस्सा रही है, जहाँ बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे, आज वहाँ का नज़ारा बदला हुआ था। हमेशा डाइनिंग टेबल के सबसे ऊपरी सिरे यानी हेड ऑफ द टेबल पर घर का मुखिया बैठता था। पहले बाबूजी, फिर बा और फिर मीहिर या तुलसी। आज जब परिवार वहां पहुंचा तो देखा कि उस मुख्य कुर्सी पर अनाया बैठी है, अखबार पढ़ रही है और ब्लैक कॉफ़ी पी रही है। मेज़ पर ढोकला, थेपला या परांठे नहीं थे, बल्कि उबले हुए अंडे, ओट्स और जूस रखा था। दामिनी और गौतम ने इसे देखकर नाक भौं सिकोड़ी। दामिनी ने गुस्से में कहा कि हम ये घास फूस नहीं खाते, हमें हमारा पारंपरिक नाश्ता चाहिए। अनाया ने अखबार से नज़र हटाए बिना जवाब दिया, आप लोगों की सेहत और बैंक बैलेंस दोनों की हालत ख़राब है। जब तक आप मेरे पैसों पर पल रहे हैं, तब तक वही खाएंगे जो मैं दूंगी। अगर रसीला खाना चाहिए तो खुद कमा कर लाओ। ये ताना इतना तीखा था कि साहिल और गंगा शर्म से पानी पानी हो गए। मीर वीरानी, जिन्हें व्हीलचेयर पर टेबल तक लाया गया था, ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। लेकिन अनाया ने इमोशनल होने की जगह प्रैक्टिकल जवाब दिया, मीर वीरानी, अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो इलाज का खर्चा बढ़ेगा, जो फिलहाल मैं उठा रही हूँ, इसलिए चुपचाप खा लीजिए। एक बेटी या पोती का अपने दादा से बात करने का ये तरीका दिल दहला देने वाला था, लेकिन अनाया की आंखों में एक मिशन था। वो उन्हें तोड़ना चाहती थी ताकि सच्चाई बाहर आ सके। नाश्ते के बाद अनाया ने अपना असली खेल शुरू किया। उसने घर के पुराने वफादार नौकरों को छुट्टी दे दी थी। उसने ऐलान किया कि जब तक वीरानी परिवार अपना कर्ज नहीं चुकाता या अपने पुराने पापों को कबूल नहीं करता, घर का काम आपस में बांटना होगा। गौतम, जो कभी वीरानी इंडस्ट्रीज का वीपी था, उसे गार्डन की सफाई का काम दिया गया। फैशन और किटी पार्टीज में बिजी रहने वाली दामिनी और गंगा को किचन की जिम्मेदारी दी गई। ये दृश्य देखना दर्शकों के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। वो किरदार जिन्होंने हमेशा हुक्म चलाया, आज झाड़ू पोछा और बर्तन कर रहे हैं। दामिनी किचन में बर्तनों को पटक रही थी और बड़बड़ा रही थी कि वो किसी तरह अपने वकील से बात करके इस वसीयत या खरीदो फरोख्त को कोर्ट में चैलेंज करेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अनाया ने घर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे और माइक्रोफोन्स लगवा दिए हैं। अनाया अपने कमरे में बैठी एक बड़ी स्क्रीन पर इन सब का तमाशा देख रही है। उसके चेहरे पर एक सुकून है, जैसे बरसों पुरानी आग को ठंडक मिल रही हो। तभी अनाया का फ़ोन बजता है। ये वही नंबर है जिस पर उसने कल रात मैसेज किया था। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं आता, सिर्फ अननोन लिखा है। अनाया फ़ोन उठाती है और बहुत धीमी आवाज़ में बात करती है। हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। इनका अहंकार टूट रहा है। तुलसी वीरानी भी अब कमज़ोर पड़ रही हैं।
दूसरी तरफ से जो आवाज़ आती है वो हम दर्शकों को सुनाई नहीं देती, लेकिन अनाया के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो कहती है, चिंता मत करो, मैं उस रात तक पहुंच रही हूँ, बाकी तिजोरी आज रात खुलेगी। मेरे टेली एक्सप्रेस पर मैं आपको बता दूं कि ये अननोन कॉलर ही इस सीज़न का सबसे बड़ा सस्पेंस है। क्या ये कोई ऐसा शख्स है जिसे हम मरा हुआ समझ रहे हैं, या फिर ये मंदिरा का कोई नया मोहरा है? अनाया फ़ोन रखती है और अपनी अलमारी से एक पुरानी डायरी निकालती है। ये डायरी कृष्णा तुलसी की है। डायरी के पन्नों में आंसू के निशान और कुछ अधूरे खत हैं। अनाया एक पन्ने पर उंगली फेरती है जहां लिखा है, मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना पति और मेरा परिवार ही मेरा दुश्मन बन जाएगा। ये लाइन इशारा करती है कि लक्ष्य यानी केटी का पति या एकलव्य का रोल भी संदेह के घेरे में है। दोपहर होते होते घर में एक और बड़ा ड्रामा होता है। तुलसी, जो अपने कमरे में बैठी पुरानी फोटो एल्बम देख रही थी, उसके पास अनाया आती है। इस बार अनाया का लहजा थोड़ा अलग है। वो तुलसी के सामने एक पुरानी फाइल रखती है। ये फाइल 20 साल पुरानी पुलिस रिपोर्ट की कॉपी है। अनाया पूछती है, दादी, जब मेरी माँ गायब हुई थी तो पुलिस ने जांच बंद क्यों कर दी थी? रिपोर्ट में लिखा है कि परिवार के कहने पर केस वापस लिया गया। ऐसा क्यों? तुलसी की जुबान लड़खड़ाने लगती है। वो कहती है कि ये परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया गया था, क्योंकि लोग बातें बनाते। अनाया मेज पर मुक्का मारती है और चिल्लाती है, इज्जत? एक माँ से उसकी बेटी छिन गई और आपको इज्जत की पड़ी थी? अनाया तुलसी को अल्टीमेटम लेती है। उसके पास 24 घंटे हैं। या तो तुलसी खुद बताए कि उस रात क्या हुआ था, या फिर अनाया पुलिस को रीओपनिंग की अर्जी दे देगी और इस बार जांच एसीपी प्रद्युमन या किसी बड़े अफसर से करवाई जाएगी। तुलसी घबरा जाती है, क्योंकि उस रात का सच सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा गुनाह था जिसमें घर का कोई बहुत चहेता सदस्य शामिल था। शाम को जब घर की लाइटें जलती हैं, अनाया गार्डन में टहल रही होती है। उसे झाड़ियों के पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वीरानी परिवार का कोई सदस्य उसकी जासूसी कर रहा है। अनाया अचानक मुड़ती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। ये कोई और नहीं बल्कि मंथन है, या वीरानी परिवार का कोई यंग सदस्य जो अनाया का लैपटॉप चुराने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके प्लान्स का पता चल सके। अनाया उसे गर्दन से पकड़ती है। उसकी पकड़ में एक मार्शल आर्टिस्ट जैसी मजबूती है। वो मंथन के कान में फुसफुसाती है, अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए तो मैं भूल जाऊंगी कि हम रिश्तेदार हैं। मैं वो करूंगी जो मेरी माँ नहीं कर पाई, लड़ूंगी। अनाया उसे धक्का देती है और मंथन गिर पड़ता है। पूरा परिवार खिड़की से ये देख रहा है। उन्हें समझ आ चुका है कि ये लड़की सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए नहीं आई है, ये एक डिस्ट्रॉयर है, यानी विनाशक। लेकिन एपिसोड का अंत एक चौंकाने वाले दृश्य के साथ होता है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं, अनाया शांति निकेतन के उस हिस्से में जाती है जो बरसों से बंद पड़ा है, स्टोर रूम। वहाँ धूल भरी पुरानी चीज़ों के बीच एक बड़ी तस्वीर रखी है। अनाया उस तस्वीर से कपड़ा हटाती है। ये तस्वीर मंदिरा की नहीं, बल्कि अंश गुजराल की है, तुलसी का बेटा जो विलन बन गया था। अनाया उस तस्वीर को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारा खून मुझ में भी है, शायद इसीलिए बदला लेना मेरी फितरत है। क्या अनाया केटी और लक्ष्य की बेटी नहीं है, या फिर कहानी में कोई और झोल है? क्या केटी का कोई संबंध अंश के बेटे से था, या अनाया झूठ बोल रही है? ये ट्विस्ट दर्शकों के दिमाग को घुमा कर रख देगा। अनाया का असली पिता कौन है, ये सवाल अब शांति निकेतन की नींव हिलाने वाला है। स्टोर रूम के उस अंधेरे कोने में जहां अनाया अंश गुजराल की तस्वीर को देखकर मुस्कुरा रही थी, वहां अब कहानी का सबसे खौफनाक पन्ना खुलने वाला है। मेरा टेली एक्सप्रेस के दर्शकों, अनाया का अंश की तस्वीर से बात करना वीरानी परिवार के लिए किसी भूचाल से कम नहीं है। क्या अनाया कृष्णा तुलसी यानी केटी और लक्ष्य की बेटी नहीं है? क्या उसका खून वीरानी नहीं बल्कि गुजराल है? ये सवाल हवा में तैर ही रहा था कि तभी कमरे की लाइट अचानक जल उठती है। दरवाजे पर तुलसी खड़ी है। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक अजीब सी सख्ती है। उसने अनाया की बातें सुन ली हैं। तुलसी, जो अपनी पूरी जिंदगी अच्छाई की मूरत बनी रही, आज अपनी पोती को अपने ही सबसे बड़े दुश्मन और बेटे अंश की तस्वीर के साथ देखकर सन्न रह गई है। तुलसी पूछती है, तुम अंश को क्यों याद कर रही हो? क्या तुम्हारा मकसद इस घर को सुधारना है या इसे जलाकर राख करना? अनाया पलटती है। उसके चेहरे से वो मासूमियत गायब हो चुकी है। वो तुलसी की आंखों में आंखें डालकर कहती है, दादी,
अच्छाई ने मेरी माँ को मार डाला। इस घर के पाखंड और झूठी शान ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसलिए मुझे अंश बनना पड़ा। मुझे उसकी जिद और उसका पागलपन चाहिए था ताकि मैं आप सबको हरा सकूं। मैं केटी की बेटी हूं, लेकिन मेरे अंदर आग उस नफरत की है जो आपने और इस परिवार ने मेरी माँ को दी थी। ये सुनकर तुलसी लड़खड़ा जाती है। उसे एहसास होता है कि अनाया कोई दुश्मन नहीं, बल्कि वीरानी परिवार के कर्मों का फल है। अनाया वहां से निकल जाती है, लेकिन जाते जाते कह जाती है कि कल सुबह 10 बजे शांति निकेतन का मुख्य दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और वीरानी परिवार को सड़क पर जाना होगा, क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने वाला है। अगली सुबह शांति निकेतन का हॉल किसी कुरुक्षेत्र के मैदान जैसा लग रहा है। वकीलों की फौज खड़ी है, पुलिस बाहर खड़ी है और अनाया हाथ में फाइल लिए खड़ी है। वीरानी परिवार अपना सामान बांधकर लाचार खड़ा है। मिहिर वीरानी की व्हीलचेयर को गौतम धकेल रहा है। दामिनी रो रही है, लेकिन अफसोस से नहीं, बल्कि गरीबी के डर से। अनाया अपनी घड़ी देखती है और कहती है, वक्त खत्म हुआ, गेट आउट। जैसे ही परिवार बाहर की तरफ कदम बढ़ाता है, तुलसी अचानक रुक जाती है। वो पलटती है और अनाया के पास आती है। तुलसी अनाया के हाथ में वो फाइल देखती है और उसे छीनकर जमीन पर फेंक देती है। पूरा परिवार डर जाता है कि कहीं अनाया पुलिस न बुला ले, लेकिन तुलसी अपनी पुरानी सास वाली रौद्र रूप में आ जाती है। वो कहती है, तू हमें घर से निकाल सकती है अनाया, लेकिन तू उस सच को नहीं बदल सकती जो तेरे फोन में है। तू जिससे बात करती है वो अननोन नंबर, वो कोई और नहीं बल्कि तेरी माँ है ना? हॉल में सन्नाटा छा जाता है। क्या क्या कृष्णा तुलसी जिंदा है? अनाया का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसका सबसे बड़ा राज तुलसी ने पकड़ लिया था। अनाया हकलाने लगती है। तुलसी आगे बढ़ती है और अनाया के हाथ से उसका फोन छीन लेती है। वो उसी नंबर को रीडायल करती है और स्पीकर पर डाल देती है। घंटी बजती है, 1 बार, 2 बार और फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो अनाया, क्या हुआ? क्या उन्होंने घर खाली कर दिया? ये आवाज सुनकर मिहिर, गौतम, दामिनी और गंगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि कृष्णा तुलसी यानी केटी की है। वो जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, वो जिंदा है। तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो फोन पर चीखती है, केटी, मेरी बच्ची। फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा जाती है। फिर रोने की आवाज आती है। मेरा टेली एक्सप्रेस के दर्शकों, असली कहानी अब सामने आती है। अनाया टूट जाती है और घुटनों पर बैठ जाती है। वो कबूल करती है कि उसकी माँ जिंदा है, लेकिन वो कोमा में थी और पिछले 20 सालों से विदेश में एक गुमनाम जिंदगी जी रही थी। केटी ने कभी वीरानी परिवार के खिलाफ अनाया को नहीं भड़काया, बल्कि अनाया ने अपनी माँ की डायरी पढ़कर खुद बदला लेने की ठानी थी। केटी तो बस अपनी बेटी को वापस बुला रही थी, लेकिन अनाया ने उस अननोन कॉलर की आड़ में ये पूरा खेल रचा ताकि वो वीरानी परिवार को सजा दे सके। अनाया रोते हुए कहती है, मैं चाहती थी कि आप सब भी वही दर्द महसूस करें जो मेरी माँ ने सालों तक अकेले महसूस किया। इस खुलासे के बाद गुस्सा पिघलकर आंसुओं में बदल जाता है। तुलसी अनाया को गले लगा लेती है। वो कहती है, हमें सजा मिल चुकी है बेटी, हमारा अहंकार टूट चुका है। देख, आज हम सब लाचार खड़े हैं। तभी घर के मुख्य दरवाजे पर एक और कार रुकती है। इस बार कोई बदला लेने वाला नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाला आया है। कार का दरवाजा खुलता है और वहां व्हीलचेयर पर एक महिला बैठी है, कृष्णा तुलसी, मौनी रॉय का कैरेक्टर रेफरेंस। अनाया दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है। केटी को जिंदा देखकर वीरानी परिवार को अपनी गलतियों का एहसास होता है। केटी घर के अंदर आती है, लेकिन वो अभी भी वीरानी परिवार से नाराज है। वो कहती है कि वो सिर्फ अपनी बेटी को रोकने आई है, इस घर में रहने नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एकता कपूर के शो में जब सब ठीक होने वाला होता है, तभी असली विलन की एंट्री होती है। जैसे ही परिवार केटी और अनाया के इर्द गिर्द खड़ा होकर सुलह की कोशिश कर रहा है, कैमरा जूम आउट होता है और शांति निकेतन के बाहर खड़ी एक और गाड़ी पर फोकस करता है। उस गाड़ी की खिड़की का कांच धीरे धीरे नीचे होता है। अंदर बैठी एक बूढ़ी लेकिन बेहद स्टाइलिश औरत, जिसके हाथ में एक बड़ा सा हीरा है, वो शांति निकेतन की ओर देख रही है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। वो अपना फोन निकालती है और किसी को कॉल करती है। खेल तो अब शुरू हुआ है तुलसी, तूने अपनी पोती को तो मना लिया, लेकिन मेरी पोती का क्या?
ये औरत कोई और नहीं बल्कि मंदिरा है, और मंदिरा की पोती भी इसी शहर में है जो वीरानी इंडस्ट्रीज को जड़ से खत्म करने का प्लान बना चुकी है। स्क्रीन फ्रीज हो जाती है मंदिरा की उस हंसी पर और तुलसी के चेहरे पर आए अचानक तनाव पर, जैसे उसे किसी बुरी नज़र का एहसास हो गया हो। बैकग्राउंड में वही आइकॉनिक टाइटल ट्रैक बजता है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, लेकिन इस बार ये एक डरावनी धुन में है। तो दोस्तों, ये थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 की वो कहानी जो अगर टीवी पर आ गई तो टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। क्या केटी वीरानी परिवार को माफ करेगी? मंदिरा का अगला वार क्या होगा? और क्या अनाया अपनी नफरत भुला पाएगी? आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लगी? कमेंट्स में लिखें अगर आप मंदिरा का खेल देखना चाहते हैं। मैं हूं सायरा और आप देख रहे थे मेरा टेली एक्सप्रेस। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ ड्रामा कभी खत्म नहीं होता।